Good morning to all the viewers. Today we will discuss about the next topic in our chapter demand. तो उस बार हमारा टॉपिक छूटा हुआ था, तो अभी हमारा एक टॉपिक हमारा है कॉजेस ऑफ डिमांड। तो आज हम कॉजेस ऑफ डिमांड देखेंगे और एक टॉपिक उसके बाद और बचा हुआ है तो वो देखेंगे हम। तो कॉजेस ऑफ डिमांड हमको देखना, डिमांड के क्या कारण होते हैं। कॉजेस ऑफ डिमांड भी इसको बोलते हैं, कॉजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं इसको, कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। तो हम देखेंगे आज कि हमारा क्या कॉजेस होते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास 4 कारण होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्यों होता है, कैसे होता है, उसके 4 रीज़न है। सबसे पहला होता है ड्यू टू, या हम लिख सकते हैं ड्यू टू यूटिलिटी इफेक्ट। यूटिलिटी इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। यूटिलिटी इफेक्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, इट लुक्स सिमिलर टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इन लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था, उस कर्व से सिमिलर डिमांड कर्व भी होता है। दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को ज़्यादा, कंज्यूमर है हमारा, किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करेगा तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारा डिमिनिश करेगी हमेशा। ये हमने पढ़ा है, तय बात है, इसमें कोई चेंजेस तो होने नहीं है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस बाय द कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब होता क्या है कि सपोज़ आप कहीं पे गए खाने, गोलगप्पा ही खाने गए, आप खा रहे हैं गोलगप्पा, उसके बाद आपने पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो कहीं ना कहीं वो गोलगप्पे आपके पेट में जा रहे हैं, आपका पेट भर रहा है। तो इस सीक्वेंस में अगर गोलगप्पे वाले ने प्राइस को इंक्रीज़ किया, देन व्हाट विल बी योर फर्दर इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ दैट गोलगप्पा। तो आपका इम्पैक्ट क्या होगा, तो आप सडनली कहोगे भैया बस करो, अब नहीं खाना। क्यों? क्योंकि आपका एक तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके ऊपर अप्लाई हो रहा था कि आपका पेट भर रहा था और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही थी उस गोलगप्पे को खाने की, और उसी दरमियान अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो डिमांड ऑटोमेटिकली विल डिक्रीज। तो यही हमारा पहला, तो हमारा ये हो गया, सिद्ध कर लिया हमने या प्रूव कर लिया हमने कि यूटिलिटी इफेक्ट की वजह से प्राइस बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज़ होता है। ये हमको प्रूव ही करना है एक तरीके से। तो ये एक बात हो गया, यूटिलिटी इफेक्ट आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से। यूटिलिटी इफेक्ट में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी लॉ ऑफ डिमांड में अप्लाई होता है। यानी जब आदमी किसी चीज़ को बार बार कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती है, और उस दरमियान अगर प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसका जो फर्दर कंजप्शन जो नीड होती है वो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश कर चुकी है, इच्छा तो उसकी धीरे धीरे कम हो रही थी, ख़त्म नहीं हुई थी बहरहाल, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो वैसे ही उसकी इच्छा पूरी ख़त्म हो जाएगी और वो कमोडिटी को ड्रॉप कर देगा या कम कर देगा खाना। तो दैट मीन्स व्हेन प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज। द नेक्स्ट फैक्टर इज़, या नेक्स्ट रीज़न जो है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा है इसका कि व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, देन कंज्यूमर्स रियल इनकम, जो किसी भी कंज्यूमर का रियल इनकम होता है, रियल इनकम को हम लोग यहाँ पे सेविंग्स के नाम से भी बोल सकते हैं। तो सेविंग्स हमारी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होने लगती हैं। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो भाई जो हम पैसा बचा के रखे हैं उस पैसे से हमको ख़रीदना पड़ेगा। तो वैसे केस में जब पैसा हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा सेविंग्स कम होने लगेगा तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिमांड को ऑटोमेटिक कम कर देते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी अपने सेविंग्स के ऊपर हाथ नहीं लगने देता है। जनरली हम सोचते हैं भाई सेविंग्स हैं, कुछ तो बचे रहेंगे तो कुछ किसी प्रायर फ्यूचर नीड के लिए हमें काम देगा, तो इस वजह से हम सेविंग्स को तो नहीं छूते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो डिमांड ही हम जनरली डिमांड को ऑप्ट करते हैं कि डिमांड को हम थोड़ा सा कम कर दें ताकि वो कंट्रोल हो जाए। जब एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाएगी तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो हम सेविंग्स को यूज़ करेंगे। पर जनरल एक तौर पर देखा गया है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देन कंज्यूमर्स रियल इनकम और सेविंग्स डिक्रीजेज एंड द कंज्यूमर प्रेफर्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक, तो ये हमारा इनकम इफेक्ट हो गया। तीसरा इफेक्ट हमारा जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये भी थोड़ा सा अलग सा है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, वो टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल सबको याद ही होगा, जनरल एग्जांपल है। यहाँ पे जब प्राइस किसी भी चाय की, जो टी है हमारा, उसका प्राइस जब बढ़ता था और प्राइस ऑफ कॉफ़ी वॉज कॉन्स्टेंट, देन इन दैट केस द डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ टी डिक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस। ये हमने पढ़ा था कि भाई चाय का प्राइस बढ़ने की वजह से ही कॉफ़ी का डिमांड बढ़ा,
अगर चाय वालों ने या चाय का दाम अगर ना बढ़ा होता, प्राइस ना बढ़ी होती, तो इसका इफ़ेक्ट ही हमको देखने को कभी नहीं मिल सकता था। यानी हमारा कॉफ़ी का डिमांड नहीं बढ़ता, पर हमारे कॉफ़ी के साथ टी के साथ हमारे क्या हुआ ये भी तो हमको देखना है ना। यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तो ये दिखाया गया ना कि इसके वजह से इसका जो है डिमांड बढ़ गया, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट था उसका डिमांड क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया। ये कम क्यों हुआ है, ये भी तो कॉफ़ी की वजह से हुआ है। मान लेते हैं अगर हम कि कॉफ़ी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, यानी कॉफ़ी अवेलेबल ही नहीं होता उस जगह पे, उस समय, उस टाइम पे कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होता, तो इन दैट केस हमारा चाय का प्राइस बढ़ने के बावजूद द डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज़। ये तो समझ में आया, क्योंकि टी का दाम हमेशा बढ़े, कॉफ़ी के ऑप्शन ही नहीं है तो हमारा टी का दाम बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन कॉफ़ी ऑप्शन प्रेजेंट था, देन द कंज्यूमर्स प्रेफर्स टू परचेज कॉफ़ी इंस्टीड ऑफ टी। ये हमारा होगा चौथा। तो हमारा ये भी यहाँ पे भी देख लिया हमने कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। क्यों घटा? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या कि सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रेजेंट है और उसने अपना दाम नहीं बढ़ाया, कांस्टेंट रखा है, तो इस वजह से हमारा डिमांड जो है, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया। ठीक, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये भी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले वो क्या होंगे। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो हम और आप क्या करते हैं, हम जनरली उस प्रोडक्ट को ख़रीदना कम करते हैं, यानी कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट के कम हो जाते हैं। जब कंज्यूमर ही कम हो जाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिक विल डिक्रीज़। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ होती है। ये हमारा तय बात होगी। अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया ख़त्म, कॉजेस ऑफ डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है चेंज इन डिमांड का, तो वो देख लेते हैं हम। तो चेंज इन डिमांड में जो हमारा सबसे पहले है तो हम ये देखते हैं चेंज इन डिमांड। ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझा देता हूँ, सबसे ईजीएस्ट वे है ये, इससे आसान तरीका तो मुझे आज तक नहीं पता चला। पहला बात तो हम एक देख लेते हैं इसको बोलते क्या क्या है। तो चेंज इन डिमांड में हमारे पास दो टाइप के चेंज होते हैं। पहला होता है जो चेंज इन डिमांड हो, जिसको अदरवाइज बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और दूसरा हमारा होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई। पहला तो हो गया चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट ऑफ डिमांड कर बोला जाता है इसको, और दूसरा हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर इसको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व कहा जाता है। अब ये दोनों का मतलब ये होता क्या है और इसमें रीज़न क्या रखा गया। तो सबसे पहले तो इसका रीज़न जानना ज़रूरी है कि इसमें रीज़न क्यों ऐसा होता क्यों है। तो इसका रीज़न जो होता है अलग अलग है दोनों का। चेंज इन डिमांड जब भी होता है ये होता है चेंज इन फैक्टर्स, जब फैक्टर्स में चेंज आए और प्राइस इज़ कांस्टेंट, और प्राइस हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। दूसरा हमारा जो होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्यों होता है, तो यहाँ पे होता है चेंज इन प्राइस और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये वाला हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड को ही फॉलो करा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन ही होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोनों का है। तो यहाँ मतलब फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से हमारा डिमांड शिफ्ट करता है, और जो उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारा डिमांड शिफ्ट तो नहीं करेगा लेकिन मूवमेंट करेगा ऊपर नीचे उसी में। तो अब इनके भी दो दो टाइप्स हैं। अब वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। अब पहली बात, इनके अंदर में आता है आपका दो प्रकार के। पहला होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फिर हमारे दो ऑप्शंस इसमें यानी चेंज इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड या फिर बढ़ेगी या घटेगी, और चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड या फिर एक्सटेंड होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब हम इसके आगे की बात देखते हैं, इनके क्या रीज़न। तो हमारा इंक्रीज इन डिमांड का जो फैक्टर है वो है हमारा कि यहाँ पे फेवरेबल चेंज होता है। हमने पहले बात किया था कि रीज़न क्या होगा, तो फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स। हमने बात किया था कि फैक्टर्स में ही चेंज होगा,
और बाकी प्राइस हमारी क्या होगी, प्राइस हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड हो गया। डिक्रीज इन डिमांड का क्या था, तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनफेवरेबल चेंज हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स। और बाकी प्राइस आपकी तो कांस्टेंट रहनी है, वो तो हमको पता ही है, प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये इसमें होता क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड में, तो इसमें कौन सा शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड होगा वो डिमांड हमारा राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब ये डिमांड हम बना के दिखा देते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व है। अब ये प्राइस और क्वांटिटी हमारी बनी हुई है। अब हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब राइट में ये D1 और ये हो गया, ये हमारा Q1 हो गया। यहाँ पे प्राइस आप देख रहे हैं कांस्टेंट ही जा रही है, बस डिमांड आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड हमारी पीछे चली जाएगी। पीछे जाएगी तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ये हमारा पहले डिमांड बना लेना, फिर PQ बनाना है। ये बहुत लोग क्या करते हैं, पहले PQ ऐसे बॉक्स बना लेंगे, उसके ऊपर डिमांड कर खींचते हैं, ऐसा गलत होता है तरीका। पहले आप डिमांड कर बनाएंगे, फिर प्राइस और क्वांटिटी को मार्क करेंगे, देन हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर से यहाँ D1 बनाएंगे, फिर D1 में ये प्राइस को यहाँ कट करा तो यहाँ से हम क्वांटिटी बना देंगे, तो ये होगा Q1। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारा यहाँ भी प्राइस कांस्टेंट है, बट देयर इज़ डिक्रीज़ इन द क्वांटिटी डिमांड। जैसे हमने ऊपर नाम पढ़ा था कि इंक्रीज़ इन डिमांड डिक्रीज़ इन डिमांड, तो यहाँ डिमांड इंक्रीज़ हो गया, यहाँ डिमांड इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पर डिमांड डिक्रीज़ हुआ। तो ये चेंज हुआ डिमांड में, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल चेंज थे फैक्टर्स में और अनफेवरेबल चेंज थे फैक्टर्स में, इसकी वजह से। अब हम देखते हैं अपना दूसरा, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो एक्सटेंशन वाला जो हमारा रीज़न है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का जो हमारा रीज़न है वो ये है। एक्सटेंशन का रीज़न क्या होता है, तो यहाँ पे जो रीज़न दिया गया वो दिया गया कि जब हमारी प्राइस में फॉल हो, फॉल इन प्राइस और अदर फैक्टर्स जो होंगे आपके वो होंगे कांस्टेंट। और इसी तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीज़न हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का, कि यहाँ पे हमारा राइज इन प्राइस होगा और अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ, यहाँ क्योंकि यहाँ शिफ्ट तो होता नहीं, यहाँ मूवमेंट होता है, तो यहाँ कौन सा मूवमेंट होगा भाई, फॉल इन प्राइस हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, तो कौन सा मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होगा, तो वो हम देख लेंगे। तो देखने के लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बात हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमने बना लिया, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को मार्क कर लिया। अब जैसा कि बोला जा रहा है एक्सटेंशन में क्या होता है, फॉल इन प्राइस होता है। तो जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड हमेशा बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, तो प्राइस बढ़ना ही है, तो सॉरी डिमांड, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। तो हमने प्राइस को यहाँ कम कराया और यहाँ पे हमारा डिमांड जो है बढ़ता हुआ हमको, ये Q1 हो गया और हमारा प्राइस गिर के P1 हो गया। ठीक, ये एरो वगैरह अंदर बनाया गया जो मैंने, उसको बनाना ज़रूरी रहता है, मार्किंग भी यहाँ करनी रहती है, Y0 ओरिजिन X। बाकी यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस रुपीज़ में। ठीक, ये मार्किंग आप सब में करना होगा, मैंने रफली ऐसे बना दिया। तो यहाँ कौन सा मूवमेंट हो गया, यहाँ हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। कौन सा हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, यानी उसी डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाता है हमको। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा अपवर्ड मूवमेंट। अब ये कैसे देखते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया जनरली, ये मैंने प्राइस और क्वांटिटी को मार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो प्राइस जो हमेशा बढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा राइज इन प्राइस और हमारा डिमांड ये हो गया, तो ये हो गया Q1, ये हो गया हमारा P1। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ अपवर्ड मूवमेंट हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। ये पूरा आपका एक चार्ट जो है, प्रॉपर चार्ट है। इस प्रॉपर चार्ट को आप एक, जैसे मैंने आधा आधा करके आपको दिखाया, पूरा समराइज़ करके एक बना लेंगे नीचे में बड़े से पेज पे, तो आपका पूरा समराइज़ हो जाएगा और इसमें आपको पूरा दिख जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या है।
तो फैक्टर्स याद रखने हैं बस, चेंज, जैसे यहाँ पे जो इसका चेंज वाला रीज़न है यही ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्सटेंशन का रीज़न क्या है। तो रीज़न है फॉल इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न है राइज इन प्राइस। उसी तरीके से इंक्रीज इन डिमांड का रीज़न होता है फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स, डिक्रीज इन डिमांड का रीज़न होता है अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स। तो इसका ध्यान रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें तो आसान है। दूसरी बात जो डायग्राम बनेगा उसकी मार्किंग का बहुत ध्यान देना है। जैसे यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएंगे, केवल क्वांटिटी डिमांड नहीं, यहाँ यूनिट्स भी लिखना है आपको और ये ऐसे करके एरो दिखाना है। यहाँ पे प्राइस या रुपीज़ में इसका यूनिट और ऐसे ऊपर के एरो दिखाना है। तो ये हमारा जो है प्रॉपर किसी भी डायग्राम को पूरा करने का तरीका है। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो इसी पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।